हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 1 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है, हम लोग रोज एक इंपॉर्टेंट कोट डिस्कस करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इस जर्नी को काफी ज्यादा मोटिवेटेड, काफी ज्यादा एनर्जेटिक बनाने में रोल प्ले करती है। आप लोग भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जिस दिन से हम लोग ये कोट डिस्कस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अंदर से जो एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हमारे इफिशिएंसी में, वो हमारे पढ़ाई लिखाई में रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज द रोल कि हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की जरूरत होती है जब भी हम किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। बिकॉज जब भी आप अपने तरफ से पुश करते हो किसी टारगेट को अचीव करने की, तो कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक्स आती ही हैं और उस रोड ब्लॉक्स को हटाना हो तो देयर शुड बी ए पॉजिटिव एनर्जी विद इन आवर सेल्फ जो उसको आसानी से हटाने में मदद करे। और जो भी चैलेंजेज आती है वो तो आपको पता है माइंड के ही लेवल पर आती है। हमारे थॉट्स ही हमारे लिए चैलेंज क्रिएट करते हैं, तो हमारे थॉट्स ही हमारे लिए उन चैलेंजेस को खत्म करने में मदद भी करती है। दोनों काम हमारा माइंड करता है। जब स्थितियां खराब रहती हैं तो हमारा माइंड भी उसी अनुसार थिंक करता है, स्थितियां ठीक रहती है तो हमारा माइंड उसी अनुसार पॉजिटिव भी रहता है। तो बेसिकली आज के इस इंपॉर्टेंट कोट को हम देखते हैं। देख सकते हो, काफी अच्छा कोट है जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रियलिटी से भी नाता रखता है। Remember, happiness does not depend upon who you are or what you have. It depends solely on what you think. आप ऑब्जर्व करते होगे कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशियां है, वो इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आपके पास क्या है या आपके पास क्या नहीं है। कोई अमीर है तो वो भी दुखित है, कोई गरीब है वो भी दुखित है, कोई अमीर है तो वो भी सुख है एंड कोई गरीब है तो वो भी सुख है। तो सुख का दरकार सिर्फ अमीर व्यक्ति के पास नहीं, गरीब व्यक्ति के पास भी होता है। आप ऑब्जर्व करते हो कि डिस्पाइट किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो मुस्कुरा जाते हैं, किसी के पास बहुत कुछ है फिर वो परेशानियों में रहते हैं। तो ये जो रियलिटी है इसको समझ जाना बहुत ही जरूरी है कि हैप्पीनेस किसी इच्छाओं पर डिपेंड नहीं करता, वो हमारे मस्तिष्क के विचारों पर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, हम किस स्थितियों में क्या पॉजिटिव निकाल सकते हैं जो हमारे खुशियों को मल्टीप्लाई कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई परेशानियां आती है तो उस परेशानियों को हम उस एंगल से देखें जहां पर हमें आशाएं नजर आए। दो तरीके हैं, कोई परेशानियों से एक तो निराशाएं भी नजर आ सकती हैं एंड आशाएं भी नजर आ सकती है। निराशाएं को आप अगर फोकस करोगे तो चारों तरफ से वो निगेटिव ताकतें आप पर प्रभाव डालेंगी और फिर आपका माहौल भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर आप आशाओं पर विश्वास रखोगे किसी भी बुरी स्थितियों में तो एनर्जी भी उसी प्रकार से आएगी, आपको हर जगह पॉसिबिलिटीज ही दिखाई देंगी एंड अल्टीमेटली कोई भी परेशानी आए तो उससे आप आसानी से निकल सकोगे बिना किसी मुसीबत के। तो यस, हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स, व्हाट वी थिंक, नॉट व्हाट वी हैव। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिसोर्सेस होकर भी हम खुश नहीं रहते एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ भी न होकर हम लोग बहुत खुश रह सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हमारे देश में हुई हैं या विश्व भर में हुई हैं, चाहे वो विवेकानंद को देख लो, गौतम बुद्ध को देख लो, महावीरा को देख लो, सब यही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई साहब आपके पास क्या है क्या नहीं है उसको, उससे मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है जब आप हैप्पीनेस की बात करते हो। हैप्पीनेस इज फ्रॉम विद इन, इट कम्स फ्रॉम विद इन एंड अगर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर मजबूत है तो हैप्पीनेस एंड आनंद आराम से आपके बॉडी में फ्लो करती है। सो याद रखना है, कभी भी आपको अगर परेशानियां आती है तो इस कोट को हमेशा याद कीजिएगा कि हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट यू आर, व्हाट यू हैव, इट डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग प्रोसेस। अगर हमने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर दिया मुसीबत के समय में तो फिर उस समय हमें आशाएं ही आशाएं दिखती है, उस समय हमें स्माइलिंग फेस ही दिखती है। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दीज कोर्स, वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड करना जरूरी है। थॉट्स को रिमेंबर करने से कोई फायदा है नहीं, रिमेंबर करने से कुछ होगा नहीं। अंडरस्टैंड कर लो डीपली। एक बार आप दुनिया
को ऑब्जर्व करो अच्छे से एंगल से, इस थॉट को अपने सेंटर में लेकर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बात में कितना दम है। सो फ्रेंड्स, आज के कोर्ट में इतना ही। लेट्स मूव टू आवर आर्टिकल। 6 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल बेसिकली वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी कि जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 आपका एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक है, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। तो बेसिकली नीति आयोग ने पॉलिसी गाइडलाइंस रिलीज किया है जिसके तहत ह्यूमंस में, यानी कि हम लोगों में बिहेवियरल चेंज ला सके, सो दैट जो वेस्ट सेग्रीगेशन होता है एट सोर्स उसमें मजबूती आए। अब ये वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आपका या फिर हमारा घर है, कचरे निकाले जाते हैं। अब क्या करते हो, जब कचरा वाला आता है लेने के लिए तो डायरेक्टली विदाउट सेग्रीगेशन हम लोग कचरे वाले को दे देते हैं। तो ये तो आपने डायरेक्टली कचरा निकाला और दे दिया, लेकिन जब यहीं पर हमने वेस्ट को सेग्रीगेट कर दिया कि अगर ये लिक्विड वेस्ट है तो इसको अलग डब्बे में, अगर ये सॉलिड वेस्ट है तो इसको अलग डब्बे में, अगर ये प्लास्टिक वेस्ट है तो इसको अलग डब्बे में, अगर इसको सेग्रीगेट कर दिया एंड तब जाके आपने वेस्ट कलेक्टर को दिया, तब एक बहुत बड़ा बेनिफिट इससे होता है। क्या होता है इससे बड़ा बेनिफिट? कि जब ये सेग्रीगेटेड वेस्ट जो आपने घर से ही सेग्रीगेट कर लिया, सोर्स पर ही सेग्रीगेट कर लिया एंड ये फाइनल डेस्टिनेशन में जाएगा, तो उसको दोबारा सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको अलग से चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेकेंडरी सेग्रीगेशन का रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इससे कहीं ना कहीं कॉस्ट में बचत होगी, अलोंग विथ जो परेशानियां है सेग्रीगेशन की उसमें भी कमी आएंगी। तो इसके लिए बिहेवियरल चेंज जरूरी है। एक तो आप गवर्नमेंट स्कीम से लेकर आते हो जहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हो, लेकिन दूसरी तरफ ये सब जो सोशल इश्यूज हैं यहाँ पर बिहेवियरल चेंज काफी जरूरी है। विदाउट बिहेवियरल चेंज ये आपका 100% ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सकता। सिमिलरली सैनिटेशन वाला जो इश्यू है ना, उसमें भी बिहेवियरल चेंज की जरूरत थी, सो दैट लोग टॉयलेट को क्रिएट करवाए एंड टॉयलेट में अपना इन्वेस्ट करे और घर में ही टॉयलेट बिल्टअप करे। सो आप देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्टिव है इज टू फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स प्रैक्टिसेस अमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में हम आप हो गए या फिर जो आपके गार्बेज कलेक्टर हो जाते हैं वो सब भी आ जाते हैं इसमें। एंड अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट की जनरेशन की, तो भारत में स्थिति काफी ज्यादा खराब कह सकते हो, क्योंकि भारी मात्रा में एक तो वेस्ट जनरेट होता है, 49.8 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट एनुअली जनरेट होते हैं और ये आने वाले 2050 में 3 गुना बढ़ जाएगा। आप समझ सकते हो 50 मिलियन टन अभी है, तो आने वाले 250 में 150 मिलियन टन होंगी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा मात्रा में सॉलिड वेस्ट जनरेट होगी। तो इसको एड्रेस करना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड अगर हम बात करें वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स के एडवांटेज की, बेनिफिट्स क्या होगी, तो पहली बात तो सेकेंडरी सेग्रीगेशन की जो दरकार है उसमें कमी आएगी। बिकॉज जब हम सेकेंडरी सेग्रीगेशन करते हैं तो उसमें हमें अलग से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, अलग से एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जो लैंड इंटेंसिव होता है, यानी कि सारे जो भी कचरे आ रहे हैं विदाउट सेग्रीगेशन, आप क्या करते हो, लैंडफिल में जाके भर देते हो एंड वो लैंडफिल जब भर गई तो आप दूसरे लैंडफिल की खोज करते हो, फिर वो भी भर गई तो आप तीसरे की खोज करते हो। तो काफी ज्यादा लैंड रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम पहले से ही सेग्रीगेशन कर ले और जो सेग्रीगेटेड हुए हैं उसको डिफरेंट रिसाइकल प्लांट्स में भेज दे तो लैंडफिल की तो जरूरत कम पड़ेगी ना। तो ऐसे में पैसे की भी बचत होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब हम सोर्स पर ही सेग्रीगेट कर देते हैं तो जो कचरे हैं उसको सड़ने गलने की जो टाइम है वो कम हो जाती है एंड उसके कारण जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो उसके साथ मिक्स हो गए हैं वो सब भी नहीं सड़ेंगे गलेंगे जल्दी। तो इससे क्या होगा कि हम मोर इफिशिएंट रिसाइकलिंग कर सकेंगे एंड
काफी ज्यादा मात्रा में रिसाइकिल कर सकेंगे। अदरवाइज आप सब कुछ को एक में ही मिक्स कर दो तो जो जल्दी सड़ने वाले वो तो सड़ेंगे, साथ ही साथ जो देर से सड़ने वाले थे उसको भी ये जल्दी सड़ा देंगे, तो इसके कारण रिसाइकलिंग में दिक्कत आती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके कारण आपका क्या होगा, कम से कम वेस्ट लैंडफिल्स पर पहुंचेंगी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अभी क्या होता है, सारे के सारे एक साथ वेस्ट कलेक्ट किए जाते हैं और लैंडफिल में भर दिए जाते हैं। लेकिन जब ये सेग्रीगेशन मेथोडोलॉजी सक्सेसफुल होगी तो आराम से सेग्रीगेट करके जिसको जहां प्लांट में जाना है, जोन से रिसाइकल प्लांट में जाना है, तो वहीं पर डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वाला है तो प्लास्टिक रिसाइकल प्लांट में भेज दिया जाएगा, एज वेल एज अदर वेस्ट है तो उसको डिफरेंट वेस्ट प्लांट में भेज दिया जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि लैंडफिल्स की जरूरत कम पड़ेगी एंड इससे एक और बेनिफिट ये होगा कि लैंडफिल का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ेगा, बिकॉज कम वेस्ट पहुंचेंगे लैंडफिल में तो लाइफ स्पैन बढ़ेगा, एज वेल एज जो नई लैंड की दरकार है फॉर द न्यू लैंडफिल्स उसकी भी डिमांड में कमी आएगी। लेकिन रोड ब्लॉक क्या है, व्हाट इज द इम्पेडिमेंट्स टू द वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स। तो पहली बात तो वीक मार्केट है सेग्रीगेटेड वेस्ट के लिए, यानी कि जो वेस्ट सेग्रीगेट होते हैं वो भेजे जाए तो कहां भेजे जाए, वो रिसाइकल्ड प्लांट्स भी तो होने चाहिए हर जगह पर। रिसाइकल्ड प्लांट्स है ही नहीं तो फिर डिमांड सेग्रीगेटेड वेस्ट की होगी कैसे, तो इसी को कहते हैं वीक मार्केट फॉर सेग्रीगेटेड वेस्ट। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गैप्स इन वेस्ट एंड सेग्रीगेटेड वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। सिंपली कहे तो अर्बन लोकल बॉडीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि गैप्स देखने को मिलता है एक तो वेस्ट कलेक्शन में एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट में। एंड तीसरा है अनइंट्यूटिव प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड डस्टबिन डिजाइन, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स या पैकेजिंग की जाती है वो इस अनुसार नहीं होती है, इन अकॉर्डेंस नहीं होती है कि ये फैसिलिटेट कर सके वेस्ट सेग्रीगेशन को। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें क्लियर मार्क्ड होनी चाहिए कि भाई साहब हाँ इसको आप प्लास्टिक के कैटेगरी में रखो, या फिर साइज के अनुसार आपका सेग्रीगेशन हो। एंड डस्टबिन का भी डिजाइन में इश्यू रहता है। तो ये सब कुछ हमने इम्पेडिमेंट्स देखे। बात करते हैं रिकमेंडेशंस की कि क्या आगे सजेस्ट की जा रही है। तो पहली बात तो फिस्कल इंसेंटिव या फिर डिसइंसेंटिव हो। फिस्कल इंसेंटिव मतलब क्या, इनकरेज किया जाए सोर्स सेग्रीगेशन के लिए। अगर कोई सोर्स सेग्रीगेशन करता है तो उसको फिस्कल इंसेंटिव दिया जाए, लेकिन अगर वो नहीं करता है, सोर्स सेग्रीगेशन नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल हमने इधर उधर कचरे फेंक दिए, तो उसके लिए पे एज यू थ्रो प्रिंसिपल लानी चाहिए। पे एज यू थ्रो यानी कि अगर आप वेस्ट इधर उधर फेंकोगे विदाउट सेग्रीगेशन तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है आपका स्ट्रेंथनिंग मार्केट फॉर सेग्रीगेटेड वेस्ट। जो मार्केट है सेग्रीगेटेड वेस्ट का उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैंडेटरी रिसाइकलिंग कंटेंट को इनेबल किया जाए वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए। ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो, इसके तहत गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि भाई साहब हम वही प्रोडक्ट्स लेंगे आपसे जो रिसाइकल्ड हो, तो इसको हम कहते हैं ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। अलोंग विथ अडेप्ट ग्रीन एनर्जी टू प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली या फिर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंज लाया जाए सो दैट कंज्यूमर खुद डिसीजन ले किसी भी प्रोडक्ट को लेकर एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2, रिजॉल्व इश्यूज हिंडरिंग साइनिंग ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ लीडिंग ट्रेड पार्टनर। अभी क्या इश्यू चलता है आपको पता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि मल्टीलेटरल कंट्रीज या एक से ज्यादा कंट्रीज एक साथ आते हैं और ये ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं कि भाई साहब अगर हमारे प्रोडक्ट्स आपके देश में जाएंगे या फिर आपके प्रोडक्ट्स हमारे देश में आएंगे तो कम इंपोर्ट ड्यूटीज लगानी होगी या फिर कोई टैक्स नहीं लगानी होगी। आपने RCEP के बारे में भी सुना होगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एंड इससे तो भारत ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था, आपको पता है। तो ये एग्जांपल था RCEP आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। लेकिन भारत में एक्सपोर्ट तो की जाती है लेकिन अपने पोटेंशियल को नहीं पहुंच पा रहा है। इसका एक कारण यह है कि बहुत सारे देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंप्लीमेंट नहीं हो सका है। तो ये जो आपका पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, इन्होंने अपने रिपोर्ट में, इनका रिपोर्ट का नाम क्या है, ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। इन्होंने कहा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन किया जाना चाहिए अलोंग विद बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स एंड एक्सपोर्टर।
कि ठीक है आप एफटीए साइन करो, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो कि जो डोमेस्टिक मार्केट के इंटरेस्ट है, हमारे एक्सपोर्टर्स के इंटरेस्ट है, वो भी बैलेंस रहे। दैट्स व्हाई आरसीईपी से भारत विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है, इंडियन प्रोड्यूसर्स है, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाली थी। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस आर्टिकल, लेट्स मूव टू द सिलेबस। तो देख सकते हो आर्टिकल नंबर 2 आपका बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, इसके अंतर्गत कवर होगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है, पैक्ट है, जो 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच हो सकती है। इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बैरियर्स यानी कि जो टैरिफ बैरियर्स है उसको कम कर सके रिलेटेड टू द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एमंग देम। लेकिन क्या कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स के द्वारा, जिसके कारण इन्होंने रिकमेंड किया है कि एफटीए को जल्द से जल्द स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो पहली बात तो आप देख लो, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फ्रॉम 2019-20 एंड इतना ही नहीं, 2020 में देख सकते हो आप नेगेटिव ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट सेक्टर में हमें देखने को मिला -15.73% का। तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा एक्सपोर्ट कम हुई होंगी 2020 में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बजट एलोकेशन दिया जाता है आरओडीटीईपी स्कीम के तहत, ये जो स्कीम है बेसिकली ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। इसका नाम भी आप देख सकते हो, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम। इसका जो आपका फंड है, इसका जो बजट एलोकेशन है वो इनएडिक्वेट है, दैट्स व्हाई ये अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाती। तीसरा कंसर्न ये है कि जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स है यानी कि भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो डिसएडवांटेज पोजीशन पर है, बिकॉज जो यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स हैं जहां पर भारत के प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं वो compete नहीं कर पाते हैं अदर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना हो गया, बिकॉज भारत का इन सब देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, जबकि ये जो अन्य एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है इनका इन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो यहां पर डिसएडवांटेज भारत के एक्सपोर्टर को हो जाता है, दैट्स व्हाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रियलिटी में लाने की बात कही जा रही है विद द डिफरेंट नेशंस लाइक यूएस हो गया। एंड अभी तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला बात चल रहा था, लेकिन वो फिर से ठंडे बस्ते में आ गया है। क्या की रिकमेंडेशन है? पहली बात तो एफर्ट बढ़ाए जाए एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, चाहे वो स्कीम से लेकर आओ, चाहे वो एग्रीमेंट करके आओ। अलॉन्ग विथ एक्सपोर्ट बास्केट्स को बढ़ाने की जरूरत है। एक्सपोर्ट बास्केट को बढ़ाने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा नहीं कि हम 2-3 प्रोडक्ट्स को चुन लिए उसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो उन देशों के रिक्वायर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको फिर एक्सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम नए एक्सपोर्ट मार्केट्स को ढूंढें, यानी कि जो हम 2-3 देशों के साथ एक्सपोर्ट्स भारी मात्रा में करते हैं वो तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ अन्य नए मार्केट्स, अन्य नए देश के साथ हमें जुड़ना चाहिए सो दैट हम अपने प्रोडक्ट्स उन देशों के साथ भी एक्सपोर्ट करवा सके। तो इससे भी आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट recommendation is to iron out issues hindering signing of the FTA with the US and European Union। तो जो भी challenges है, क्यों ये FTA इन देशों के साथ नहीं हो रहे हैं, तो उन challenges को आइडेंटिफाई करो और टाइमली सुधार करो। एंड जो RODTEP स्कीम है जो एक्सपोर्ट प्रमोशन करती है उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, या फिर तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए जब तक हमारा जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इन कंपीटिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट के साथ बराबर ना हो जाए। अदरवाइज प्रोडक्ट कंपिटिटिव नहीं होंगे, प्रोडक्ट कंपिटिटिव नहीं होंगे तो हमारा जो ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्ट्स है वो नहीं बिक सकेगा, तो ऐसे में हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान ही है। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3, क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स ओवर 3,300 करोड़ पेंडिंग अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो सिंपल सा मतलब ये है कि 2018-19 के बाद से लगभग 3,300 करोड़ का जो क्लेम है वो अभी तक गवर्नमेंट ने फार्मर्स को नहीं दिए हैं अंडर दिस स्कीम। तो इससे पहले हम सिलेबस को देखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 3 आप देख सकते हो, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम एज वेल। तो गवर्नमेंट रिप्लाई लोकसभा में की गई, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आया लोकसभा को, और इस रिप्लाई में साफ साफ ये बातें कही गई कि लगभग 3,300 करोड़ रुपए पेंडिंग है जो फार्मर्स को देने थे अक्रॉस इंडिया इन दिस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, बिकॉज या तो पेमेंट फेल्यूर
हो गया या फिर स्टेट सब्सिडी देने में डिले कर गई, यानी कि जो सेंटर अपने तरफ से शेयर देता है उसमें टेक्निकल इश्यू आ गई जिसके कारण पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। एंड दूसरा आरोप स्टेट पर लगाया गया कि स्टेट सब्सिडी देने में देरी कर रही है, दैट्स व्हाई पेमेंट नहीं प्रोवाइड की जा रही है इन फार्मर्स को। एंड जो फार्मर्स हैं बिलोंगिंग टू झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन राज्यों के फार्मर्स का पेंडिंग अमाउंट काफी ज्यादा है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें इस स्कीम के बेसिक की, तो आपको ही पता है ये जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम है ये कम्प्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है और ये आपका प्री सोइंग से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड तक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अगर कोई नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क जैसे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, जो प्रिवेंट नहीं किए जा सकते, तो उसके लिए अगर क्रॉप डैमेज हो गया तो फिर ये स्कीम आपको क्लेम प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके लिए प्रीमियम रेट देने पड़ते हैं फार्मर्स को, बहुत ही कम प्रीमियम रेट है। आप देख सकते हो 2% खरीफ क्रॉप्स के लिए प्रीमियम रेट फार्मर को दिया जाना है, 1.5% रबी क्रॉप्स के लिए फार्मर्स को दिया जाना है एंड 5% प्रीमियम हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप्स के लिए फार्मर्स को दिया जाना है। तो बच्चे जो शेयर है, जैसे 2% तो फार्मर देगा खरीफ क्रॉप के लिए, बच्चे जो 98% है इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि स्टेट देगा एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपका सेंटर भी देगा, ठीक है। तो बेनिफिशियरी कौन कौन है? तो वो सारे फार्मर्स जिसमें शेयर क्रॉपर्स भी आ जाते हैं, टेनेंट फार्मर्स भी आ जाते हैं जो नोटिफाइड क्रॉप्स ग्रो करते हैं नोटिफाइड एरिया में, तो वो सब बेनिफिशियरी है। एंड आपको भी पता है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें कुछ चेंजेस लाई गई थी 2020 में, सो दैट जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस इस स्कीम की हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है, उनको दूर किया जा सके। पहली बात तो ये कि जो इनरोलमेंट है, यानी कि कोई फार्मर्स इस स्कीम के लिए जो इनरोल करेगा, पहले मैंडेटरी हुआ करता था अगर कोई फार्मर्स बैंकों से लोन लेता है, लेकिन अब क्या होगा कि ये मैंडेटरी प्रोविजन खत्म कर दी गई है। आप बैंक से लोन ले लो बकायदे, लेकिन आपको ये स्कीम लेनी या नहीं लेनी है आपकी मर्जी पर है, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि जो सेंटर का शेयर है प्रीमियम सब्सिडी देने में, जैसा कि हमने अभी बात किया, उसको कम किया गया। फॉर एग्जाम्पल पहले 50% सेंटर सब्सिडी देता था इरिगेटेड एरियाज वाले के लिए, उसको घटाकर अब 25% कर दिया गया है। यानी कि वो एरियाज जो इरिगेटेड एरिया के अंतर्गत आते हैं, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट 50% सब्सिडी दे दी जाती थी और बचे 50% स्टेट देते थे। अब क्या होगा, 25% ही सेंटर देगा, बचे जो 75% शेयर है वो आपका स्टेट देगा, ठीक है। एंड जो अनइरिगेटेड एरियाज है, तो यहां पर जो शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है 60%, मतलब सॉरी 30%, ठीक है। तो 30% फॉर अनइरिगेटेड एरिया। एंड अगर हम बात करें इरिगेटेड एरियाज का क्या डिफिनेशन है, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर 50% या उससे ज्यादा इरिगेटेड एरियाज है तो उनको इरिगेटेड एरिया या डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ऐसा नहीं कि 100% इरिगेटेड एरिया होना जरूरी है, अगर वो एरिया 50% या उससे ज्यादा इरिगेटेड एरिया के अंतर्गत कवर्ड है तो उसको हम इरिगेटेड एरिया या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो ये बात याद रखना है। सो आर्टिकल नंबर 3 हमने कवर किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 4। नीति आयोग ऑर्गेनाइजेज नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप एंड लॉन्चेज एक्सक्लूसिव वेबसाइट ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग आपको भी पता है काफी ज्यादा चर्चा में है। नेचुरल फार्मिंग को हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं और इसके बेनिफिट्स को हमने एक बार और डिस्कस किए हैं बेसिकली अपने आर्टिकल में। तो इसके क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं भारत में नेचुरल बजट जीरो फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, वो भी देखेंगे। सो सबसे पहले हम सिलेबस पर नजर डालते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये जो आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वैसे तो आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक है, लेकिन अलोंग विद एग्रीकल्चर ये आपका एनवायरमेंट का भी टॉपिक आ जाता है, बिकॉज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज एनवायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग। तो कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन सब के अंतर्गत ये कवर होगा। अलोंग विद एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट टॉपिक के अंतर्गत ये कवर होगा। तो जब हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग, नाम से पता चलता है नेचुरल फार्मिंग, द फार्मिंग विच इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कोई केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे, केमिकल फ्री फार्मिंग होगा एंड इट विल बी लाइव स्टॉक बेस्ड। लाइव स्टॉक बेस्ड यानी कि आपको गाय के गोबर, गाय के यूरिन एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेज से ही आपका फार्मिंग हो जाएगी। एंड इसको हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। एंड इट इज ए डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम जो क्रॉप्स, ट्रीज, लाइव स्टॉक सबको इंटीग्रेट करता है और ऑप्टिमम यूज फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी का अलाउ करता है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है, जैसे आपका ट्रीज है, आपके
एनिमल्स हैं, लाइव स्टॉक्स है, उन सब के मटेरियल्स जो भी हैं उनको इस्तेमाल करके फार्मिंग की जाती है। एंड इस क्षेत्र में दो नाम आप पढ़ते होंगे, सुभाष पालेकर एंड जी नमालवार एंड आचार्य देवव्रत। ये कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है नेचुरल फार्मिंग के फील्ड में। एंड नेचुरल फार्मिंग वादा करता है कि जो फार्मर्स के इनकम है उसको बढ़ाने का हिम्मत ये आपका सिस्टम रखता है, एलोंग विद अदर बेनिफिट जैसे सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने का काम, क्योंकि कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं हो रही, ये सारे के सारे नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली ये सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने का काम करता है, इन्वायरमेंटल हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है, एलोंग विद ग्रीन हाउस गैस इमिशन को भी कम करता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम इसलिए करता है बिकॉज वाटर की जो रिक्वायरमेंट है इस सिस्टम के तहत वो कम होती है, बिकॉज मल्चिंग एंड अदर मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, आपने सुना भी होगा। एंड गवर्नमेंट के द्वारा इसी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के रूप में प्रमोट किया जा रहा है अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत मतलब क्या? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब क्या? ऑर्गेनिक। ठीक है, तो परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत गवर्नमेंट जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भारतीय प्रशिक्षित कृषि पद्धति के रूप में प्रमोट कर रहा है। और देख सकते हो ये जो आपका बीपीकेपी है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस है, ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस यानी कि बायोमास रिसाइकलिंग के मदद से हम फार्मिंग करें, मल्चिंग का इस्तेमाल करें, काउ डंग का इस्तेमाल करें, यूरिन फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल करें और फार्मिंग करें। एंड ये सारे के सारे सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स को एक्सक्लूड करता है जैसा कि हमने आपको बताया। एंड इतना ही नहीं, सेवरल स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि यस नेचुरल फार्मिंग जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज स्टडी ने पाया है कि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली है, एलोंग विद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एलोंग विद वाटर यूज में भी बचाव देखने को मिला है, सॉइल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, एज वेल एज फार्म लैंड इकोसिस्टम का जो हेल्थ है वो भी अच्छा हुआ है। तो अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ नेचुरल फार्मिंग तो 4 कंपोनेंट हैं, देख सकते हो, मल्चिंग है, जीव अमृत है, बीज अमृत है, वापसा है, प्लांट प्रोटेक्शन। तो इसको हमने डिस्कस भी किया था। जीव अमृत में क्या होता है? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाई जाती है, कैसे? काव यूरिन डंग इन सब का इस्तेमाल करके। एंड मल्चिंग का मतलब आपको ही पता है कि जो आपका सरफेस होता है, सॉइल सरफेस, उसको हम जो रिमेनिंग या फिर जो पैडी मटेरियल्स होते हैं उसको हम इन सरफेस से ढक देते हैं सो दैट वाटर रिटेंशन जो है वो बढ़ जाए, तो इसको हम कहते हैं मल्चिंग। एंड नेक्स्ट इज योर बीज अमृत। बीज अमृत बेसिकली हम पॉलिश कर देते हैं बीज को, सीड को विद द नीम कोटिंग या फिर अदर काव डंग से कोट करवा देते हैं, ये चलता है। ठीक है, एंड वापसा में आप देख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स एक्टिवेटिंग द अर्थवॉर्म्स, जो भी अर्थवॉर्म्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाए सो दैट वो जो है हेल्प करें फार्मिंग में। सो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी सबमिट्स रिफॉर्म इन कंटेंट एंड डिजाइन ऑफ अ स्कूल टेक्स्ट बुक्स रिपोर्ट। तो आपने सुना होगा, ये काफी ज्यादा चर्चा में है कि जो भी हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक्स है उनके कंटेंट में, उनके डिजाइन में कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए, बिकॉज काफी समय हो गया है, काफी ज्यादा कुछ कमियां भी हैं जिसको सुधार करने की जरूरत है। तो क्या कुछ कमियां हैं जिसके कारण ये रिकमेंडेशन आई हैं उसे हम देखेंगे, एंड क्या रिकमेंडेशंस आई हैं उसे भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ ध्यान देते हैं। तो आर्टिकल नंबर 5 आपका बेसिकली आप देख सकते हो, issues related to development and management of social sector या services related to education, human resources, because education से टॉपिक में कवर होगा आपका। ठीक है, तो एक कमिटी सेटअप की गई थी जिसका टास्क ये था कि उन रेफरेंस को आइडेंटिफाई किया जाए जो अनहिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड है इन द टेक्स्ट, along with proportionate references प्रोवाइड की जाए उस टेक्स्ट बुक में जो इंडियन हिस्ट्री के सारे पीरियड्स को जोड़ती हो, along with what जो भी हमारे देश में वोमेन अचीवर्स हुई हैं एंशियंट से पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, उन सब को टेक्स्ट बुक में हाईलाइट किया जाए। क्योंकि आप यहाँ पर देखते होंगे अपने टेक्स्ट बुक में जो वोमेन अचीवर्स का नाम है हमारे टेक्स्ट बुक में काफी कम है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वोमेन अचीवर्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किया हो हमारे देश के डेवलपमेंट में
चाहे वो एंशियंट वोमेन की बात कर लो, चाहे वो मॉडर्न फ्रीडम फाइटर्स की बात कर लो, लेकिन रेफरेंस बहुत ही कम है। आप भी ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे। सो इन चैलेंजेस को, इन वीकनेस को दूर करने के लिए ये सजेशन निकल कर आया है। क्या की रिकमेंडेशन है कमेटी के द्वारा? तो पहली बात तो ये कि जो टेक्स्ट बुक कंटेंट है, ग्राफिक्स, लेआउट, इन सब का मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्म लेवल पर हो, along with सप्लीमेंट्री मटेरियल्स का या फिर पेडागोजिकल अप्रोचेज, इन सबको डेवलप किया जाए मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स के साथ, जो यूनिफॉर्मली पालन किए जाए ऑल ओवर इंडिया में। एंड along with what need to have more child friendly textbooks through use of pictures, graphics, QR codes, other audio visual materials, यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली टेक्स्ट बुक हो, सो दैट चाइल्ड पढ़े तो उसको भी आनंद आए, उसको भी देखकर इंटरेस्ट बढ़े टेक्स्ट बुक में, और वो टेक्स्ट बुक से दूर ना भागे और ज्यादा नजदीक आए। एंड जो प्राइमरी स्कूल टेक्स्ट बुक है उनको दो बेसिक पर्पस सब करने हैं। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है बच्चों का कोर एरियाज में, यानी कि उनकी रीडिंग राइटिंग कैपेबिलिटी एबिलिटी बढ़ानी है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्यूरियोसिटी जगानी है बच्चों में कि आप बुक के तरफ आकर्षित हो, खुद आकर्षित हो, आपको जबरदस्ती कंसंट्रेट करवाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। एंड जो टेक्स्ट बुक्स है उनको हाईलाइट करना होगा, जो भी हमारी अननोन मैन एंड वोमेन हीरोज रहे हैं पास्ट के फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट, जिन्होंने पॉजिटिवली सोसाइटी में, नेशनल हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया, उनको भी जगह देनी जरूरी है, उनको भी आइडेंटिफाई करके टेक्स्ट बुक में जगह देनी जरूरी है। एंड जो रॉन्ग पेट्रोल है हिस्टोरिकल फिगर्स का हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, उनको करेक्ट करने हैं। अलोंग विथ एजुकेशनल मेथोडोलॉजी जो अडॉप्ट की गई थी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में, जो वेरियस टेक्स्ट बुक से हमें पता चलती हैं, चाहे वो नालंदा की हो, विक्रमशिला की हो, तक्षशिला की हो, ये सब आपको पता है काफी पुराने यूनिवर्सिटी रहे हैं, एंशिएंट टाइम्स में ही ये बनाए गए थे। तो यहाँ पर क्या एजुकेशनल मेथोडोलॉजीज थी उसको स्टडी किया जाए और उसको फिर इंप्लीमेंट किया जाए हमारे प्रेजेंट एजुकेशनल मेथोडोलॉजी में, to serve as a moral reference for the teachers. And traditional Indian knowledge system, traditional Indian knowledge system यानी कि बहुत सारे नॉलेज जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए रहते हैं लेकिन एक्सपीरियंस से जानकारी में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स है, उनके पास भी बहुत सारे ऐसे नॉलेज होते हैं, तो इन्हीं को हम ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं। तो इसको लिंक करना है मॉडर्न साइंस से, एंड जो एंशिएंट इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है फिलोसफी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, उसको भी इन टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड किए जाएं। तो ये कुछ सजेशंस हमने देखे जो पार्लियामेंट्री कमिटीज ने दिए हैं विद रिगार्ड टू द रिफॉर्म्स इन कंटेंट एंड डिजाइन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स पाम। तो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जाती है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत में जो ऑयल पाम की डिमांड है ना, बहुत ही ज्यादा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग ऑयल पाम को इंपोर्ट काफी ज्यादा करते हैं, तो इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये स्कीम चलाया जाता है, सो दैट भारत में ही ऑयल पाम का प्रोडक्शन हो सके। एंड इसके लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, एंड वन ऑफ द स्कीम इज योर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। तो इससे पहले हम सिलेबस को लुक डाउन करते हैं, तो आपका आर्टिकल 6 देख सकते हैं यहाँ पर, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम। ठीक है, तो ये जो आपका NMEO-OP है, यानी कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, इसको लॉन्च इसलिए ही की गई थी कि भारत में एडिबल ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए? तो एरिया को एक्सपेंड करवाकर, क्रूड पाल्म ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाकर, सो दैट जो इंपोर्ट बर्डन है काफी ज्यादा है ऑयल पाम का, हम देखेंगे, उसको रिड्यूस किया जाए। देख सकते हो आप 2020-21 के पीरियड में इंडिया ने लगभग 133.5 लाख टन एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया था। और एडिबल ऑयल में बहुत सारे ऑयल आ जाते हैं, लेकिन इसमें जो मेजर शेयर है वो पाम ऑयल का है 56%। तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आउट ऑफ एडिबल ऑयल, पाम ऑयल आपका मेजोरिटी में इंपोर्ट किया जाता है, ये याद रखना। एडिबल ऑयल में बहुत सारे ऑयल आ जाएंगे, लेकिन पाम ऑयल मेजोरिटी शेयर रखता है इंपोर्ट का। एंड अगर हम बात करें इस स्कीम की, तो बेसिकली ये एडिशनल एरिया ऑफ 6.5 हेक्टेयर एलोकेट करवाने का टारगेट रखता है पाम ऑयल के लिए, पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए टिल द ईयर 2025-26, एंड
द मेन ऑब्जेक्टिव कि इसको बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर किया जाए अल्टीमेटली। इसका मतलब एरिया एक्सपेंशन पर फोकस है, आप देख सकते हो, यानी कि जो ऑलरेडी एरिया पर आपका पाम ऑयल कल्टीवेशन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ ही साथ 2025-26 आते आते एडिशनल 6.5 लाख हेक्टेयर एरिया पर पाम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाया जाए एंड अल्टीमेटली टोटल 10 लाख हेक्टेयर पर आपका पाम ऑयल कल्टीवेशन हो, ये टारगेट है गवर्नमेंट का। एंड ऑयल पाम लेस वाटर रिक्वायर करता है कंपेयर टू द क्रॉप्स लाइक राइस, बनाना, शुगर केन। एंड ये जो आपका NMEO-OP स्कीम है ये करंट नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम प्रोग्राम जो चल रहा है उसी को सब्स्यूम करेगा। एंड बिकॉज सनसेट क्लाउज है NMEO-OP का। सनसेट क्लाउज का मतलब समझते हो क्या होता है, यानी कि आने वाले समय में ये स्कीम ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, उसी को कहते हैं सनसेट। जैसे सनसेट में क्या होता है, सनसेट हो जाती है, उसी प्रकार से अगर कोई स्कीम सनसेट है तो आने वाले पीरियड में अपने आप बंद हो जाएंगे। तो NMEO-OP का सनसेट क्लाउज भी है, यानी कि 1 नवंबर 2037 जब आएगा तो ये स्कीम चलना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मेजर फोकस क्या है इस स्कीम का, तो देख सकते हैं पहली बात तो प्राइस एश्योरेंस। एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो एक तो ये तरीका होता है कि फार्मर्स को प्राइस एश्योरेंस दिया जाए कि भाई साहब हाँ अगर ये क्रॉप आप ग्रो करते हो तो हम आपको भरोसा देते हैं कि मार्केट में प्राइस चाहे कोई भी हो हम आपको उचित दाम देंगे। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट MSP लेकर आती है ना, अदरवाइज फूड सिक्योरिटी पर ही चैलेंजेस हो जाए अगर मार्केट प्राइसेस पर डिपेंड करे तो गवर्नमेंट प्राइस एश्योरेंस लेकर आती है, वायबिलिटी प्राइस प्रोवाइड करती है टू द ऑयल पाम ग्रोवर्स फॉर देयर फ्रेश फूड बंचेज। एंड फिलहाल जो आपका फ्रेश फ्रूट बंचेज है वो लिंक्ड है इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के साथ जो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। दूसरा फोकस क्या होना चाहिए, इनपुट्स के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इनपुट्स भी एक मेजर कॉस्ट होती है फार्मर्स के लिए। तो अगर हम असिस्टेंट प्रोवाइड करें इनपुट्स या इंटरवेंशन को लेकर तो भी फार्मर्स इंसेंटिवाइज होंगे टू ग्रो दीज प्रोडक्ट, जैसे प्लांटेशन मेंटेनेंस, इंटरक्रॉपिंग इंटरवेंशंस ये सब किए जाएं। एंड अंडर NMEO-OP देयर विल बी स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड नॉर्थ ईस्ट पर स्पेशल फोकस होगा। सो फ्रेंड्स ये हमने आर्टिकल 1 to 6 डिस्कस किए, होप यू लाइक्ड इट। एंड एक आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना है प्लेसेस इन न्यूज, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो बारबाडोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बारबाडोज का चर्चा इसलिए है बिकॉज ये वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक बन गया है, बिकॉज इट रिमूव्ड क्वीन एलिजाबेथ टू एज द हेड ऑफ स्टेट। एंड जब क्वीन एलिजाबेथ टू हेड ऑफ द स्टेट के रूप में रिमूव हो गई है तो अब ये आपका वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक बन गया है। तो लोकेशन याद रखना कैरेबियन सी में है ये। एंड इसका जो कैपिटल है ब्रिज टाउन एज इट्स कैपिटल। यहाँ पर आप देखोगे कहाँ गया बारबाडोज, दिखता भी नहीं है यहाँ पर, ये है आपका बारबाडोज, ठीक है ये। एंड इसका जो नेबर है आप देख सकते हो सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स एंड ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये सब आपके इधर ही मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो कोरल रीफ से सराउंडेड है, माउंट हिल भी हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर। एंड कोई सिग्निफिकेंट रिवर्स या लेक देखने को नहीं मिलती है, कुछ ही फ्यू स्ट्रीम्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये सब मिलते हैं यहाँ पर। दूसरा न्यूज है आपका साबरमती रिवर, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन स्टेप्स ले रही है सो दैट जो सी प्लेन ऑपरेशन वहां पर चलाए गए उसको वायबल बनाया जाए बिटवीन द साबरमती रिवर फ्रंट एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओरिजिन की बात करें साबरमती रिवर की तो मानसून फेड रिवर है, यानी कि मानसून के कारण जो बरसात होती है उसके कारण ये फीड होता है, ठीक है। और ओरिजिनेट इसका अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान में। एंड ट्रिब्यूटरी देख सकते हो हमाब, गुहई, हाथमती, खारी, मेशो, मजम, ये सब कुछ ट्रिब्यूटरी है। अदर फीचर देख सकते हो गांधीनगर द कैपिटल ऑफ गुजरात एंड अहमदाबाद, ये इसी बैंक पर लोकेटेड है। सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया ऑल दीज आर्टिकल्स, होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक्ड इट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।